नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का टॉपिक बड़ा बर्निंग है, जो जियो पॉलिटिक्स और जियो स्पेशियल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। भू राजनीतिक और भू राजनीति से साथ साथ भू स्थानिक राजनीति, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और उसका टॉपिक का नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी कि संक्रामित युद्ध या संकरित युद्ध, इसको हिंदी में कहा जा सकता है या कहा जाता है। अब ये हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है, युद्ध होता क्या है? देखिए, युद्ध दो प्रकार के होते हैं दुनिया में प्रारंभ से ही, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में जो प्राचीन समय से परंपरागत रूप से युद्ध होते रहे हैं, कभी पत्थर से, कभी लकड़ी से, कभी तीर से, कभी तीर कमान से, कभी भालों से, जिसमें घोड़ों का और ऊंटों का, गधों का और भी जितने भी जानवर हैं, हाथी वगैरह, उनका उपयोग होता रहा है। और आते आते 18वीं और 20वीं शताब्दी में बारूद आ जाने के बाद में 18 से 20 से शताब्दी के बीच में ये कन्वेंशनल वॉरफेयर भी या परंपरागत युद्ध भी बदलता गया। इसकी प्रकृति और नेचर बदलता चला गया। नए नए वेपन्स, नए नए युद्ध के जो हथियार थे वो इस्तेमाल किए जाने लगे। तोपें, टैंक, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट्स और नेवल और एयरफोर्स, ये तीन बड़ी विंग्स बन गई। अब ये तो हुआ सारा का सारा कन्वेंशनल वॉरफेयर, यानी कि परंपरागत तरीके से जो हम युद्ध करते रहे हैं विश्व में, विभिन्न देश और देशों के अंदर भी जो कुछ अनरेस्ट होते हैं वो। दूसरा यहां पर जुड़ा हुआ है वॉरफेयर, जो भी विशेषकर से जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो अनकन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर को जोड़ दें हम, तो हाइब्रिड वॉरफेयर बन जाता है या संकरित युद्ध बन जाता है, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है युद्ध में। और वैसे देखा जाए तो इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर काफी प्राचीन समय से होता रहा है, इसका उपयोग होता रहा है। प्रकृति अलग अलग रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी उच्च किस्म की आ जाने के कारण से इसकी प्रकृति में भारी बदलाव आया है, इसके नेचर में भारी बदलाव आया है। अब ये वॉरफेयर जो होता है, विशेषकर मैंने आज आपके एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए। हाइब्रिड वॉरफेयर, इट इज a combination of multiple conventional and unconventional tools of war affairs। जो मैंने आपको बताया वो यहां लिखा है। परंपरागत और गैर परंपरागत जो टूल्स हैं युद्ध करने के, आप इनको हथियार भी कह सकते हैं, संसाधन भी कह सकते हैं, साधन भी कह सकते हैं, जब इनका मिक्स फॉर्म में एक साथ उपयोग होता है तब हाइब्रिड वॉरफेयर कहलाता है, यानी कि संकरित युद्ध कहलाता है। अब ये संकरित युद्ध वर्तमान समय में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, कोई भी युद्ध दो देशों या कुछ देशों के बीच में होता है वो एक दो दिन में शुरू नहीं होता है। उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, वो ऐतिहासिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। और कुछ ऐसे एक्सपेंशंस वाले कंट्रीज भी होते हैं जो अपना एक्सपेंशन करने के लिए किसी भी प्रकार की युद्ध पर उतर सकते हैं। जैसे चाइना इस समय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्सपेनिज्म का या विस्तारवाद का। इससे पहले भी 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस प्रकार के एक्सपेंशन होते रहे, कॉलोनिज्म के नाम पर, उपनिवेश के नाम पर।
यूरोपियन कंट्रीज ने विशेषकर एशिया और अफ्रीका के देशों को आधिपत्य में लेकर वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां के संसाधनों को लूटा। मैं लूटिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जितना भी उन संसाधनों के आधार पर डेवलपमेंट हुआ ना, वो उनके कंट्री में ज्यादा हुआ। उन देशों में कम हुआ डेवलपमेंट जहां पर संसाधन थे या वो यूरोपियन कंट्रीज स्थापित हुए थे या उन्होंने वहां आधिपत्य अपना जमाया था। उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में विकास किया, उन्हीं क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया जो उनके व्यापार के लिए, उनके ट्रेड के लिए, उनके बिजनेस के लिए सूटेबल था या आदर्श था। जैसे रेल लाइन का विस्तार करना, सड़कों का बनाना, संसाधनों की खोज करना और ऐसे लोगों को तैयार करना जो उनके जी हुजूरी कर सकें, गुलामी कर सकें। ऐसे लोग अभी भी हमारे देश में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जी हुजूरी और गुलामी का जो दंश है वो उनके डीएनए में अभी तक है। क्योंकि 800 से 1000 वर्ष तक की जो गुलामी होती है वो 70-75 सालों में नहीं निकल सकती है। जी हुजूरी का, दरबारियतपन का, एक परिवार विशेष या कुछ लोगों को की पूजा करने का या उनकी गुलामी करने का जो प्रकृति है वो एकदम नहीं जाएगी। उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा और वैसे काफी हद तक वो बदला भी है और बदल रहा है बहुत तेजी से। तो यहां पर मैंने, आप देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको यहां पर ये अलग अलग चीजों को यहां पर ब्लैक कलर में बताया है। ये जो हाइब्रिड वॉर होता है उसमें पहला पॉइंट है स्पेशल फोर्सेस। ये स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती हैं, ये डेटा हैकिंग के लिए होती हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए या विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों को चुराने के लिए। अब ये आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आज के समय पर, और विशेषकर हाइब्रिड वॉरफेयर में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा मतलब जानकारियां, इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार के दुश्मन देश की या आसपास के देशों की इंफॉर्मेशन गैदर करना और उन इंफॉर्मेशन या जानकारियों या डेटा का एनालाइज करना, विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के पश्चात में उस देश या उस समाज के लूप होल्स ढूंढना। इनको आप क्रैक्स भी कह सकते हैं। सोसाइटी में या देशों, हर देशों में कुछ क्रैक्स होते हैं, हर देशों में कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को ढूंढना और उन कमियों को ढूंढकर उनको एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने से मतलब है अपने फेवर में इस्तेमाल करना, जिससे उस देश विशेष को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। तो किसी देश विशेष की जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी जानकारी होगी, तो परंपरागत युद्ध जब प्रारंभ होगा तो वो जानकारियां, वो भौगोलिक जानकारियां, वो सामाजिक जानकारियां, वो आर्थिक जानकारियां, सांस्कृतिक जानकारियां उस देश विशेष के लिए वरदान सिद्ध होगी जो उस किसी देश विशेष पर अटैक कर रहा है या आक्रमण कर रहा है। क्योंकि बिना जानकारी के, भौगोलिक जानकारी से के बिना सेनाएं आगे नहीं बढ़ सकती। आपको सेनाओं को आगे बढ़ने के लिए आगे के पूरे मैपिंग चाहिए, उन क्षेत्रों के मानचित्र चाहिए, जानकारियां चाहिए कि उन देशों की फोर्सेस कहां कहां डिप्लॉयड हैं, उनका मूवमेंट किस प्रकार का है। तो आजकल तो सैटेलाइट टेक्निक्स आ गई हैं, तो सैटेलाइट टेक्निक से आप दुश्मन देश की फौजों के मूवमेंट्स या उनके फोर्सेस के मूवमेंट या उनके एयरक्राफ्ट वगैरह के मूवमेंट्स या उनके शिप्स वगैरह के मूवमेंट के ऊपर बहुत ही गहराई से नजर रख सकते हैं और अपने देश की रक्षा करने में या खुद के देश की रक्षा करने में वो एक बहुत सहायक उपकरण सिद्ध होता है। तो यहां पर पहला पॉइंट में देखिए स्पेशल फोर्सेस लिखा है मैंने, विशेष किस्म के सेना बल, फोर्सेस जो इस हाइब्रिड वॉरफेयर को समझते हों, जो कंप्यूटर फ्रेंडली हों, जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन या डेटा इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में फ्रेंडली हों, जो दुश्मन के
डेटा को चुरा सकें। इसे आप साइबर वॉरफेयर से भी जोड़ सकते हैं या साइबर अटैक से भी जोड़ सकते हैं कि दुश्मन के देशों में जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं या आसपास के देशों में जो वेबसाइट्स हैं, विशेष किस्म के राजनीतिक लोगों की या उच्च किस्म के लोग या उच्च किस्म के संस्थान हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी या परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान हैं, उनकी जानकारियों को चुराना और चुराकर उनका विश्लेषण करना, जिसे हम कंप्यूटर या डेटा हैकिंग भी बोलते हैं, वो उसके लिए विशेष किस्म की टीमें तैयार की जाती हैं जो दो काम करती हैं। एक तो दुश्मन देश से इंफॉर्मेशन लेना और अपनी इंफॉर्मेशन को जो दुश्मन देश हाईजैक करना चाहता है या चुराना चाहता है उससे बचाना। दो काम कर रही हैं ये। तो विशेष किस्म की ट्रेंड और टेक्निकली साउंड टीम्स का बनना, फोर्सेस का बनना, ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि इर्रेगुलर फोर्सेस। दो प्रकार की फोर्सेस होती हैं, एक तो रेगुलर फोर्सेस होती हैं और दूसरा इर्रेगुलर फोर्सेस। रेगुलर फोर्सेस में आर्मी है, नेवी है और साथ ही एयरफोर्स है। तो इर्रेगुलर या अनियमित फोर्सेस वो होती हैं जो विशेष किस्म की फोर्सेस होती हैं जो इन तीनों फोर्सेस से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाई रहती हैं, समायोजन बनाए रहते हैं और जो जानकारियां ये फोर्सेस इकट्ठा करती हैं ये इन तक पहुंचाती हैं। जैसे अभी हमारे तीनों फोर्सेस को संभालने के लिए कंबाइंड फोर्स ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया है। मिस्टर बिपिन रावत जो हैं वो तीनों फोर्सेस को, तीनों टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनके हेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती हुई उन तक पहुंचती है और वो फिर आगे तीनों विंग्स को सप्लाई करते हैं और तीनों विंग्स बैठकर, तीनों आर्मी के विंग्स बैठकर, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी प्लानिंग करते हैं कि आगे के मूवमेंट किस प्रकार के होंगे, आगे क्या करना है, हमें किस प्रकार की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि वॉर की प्रिपरेशन हमेशा पीस टाइम में भी चलती है। ऐसा नहीं होता कि पीस टाइम में आर्मी के लोगों को छुट्टी दे दी जाती है कि जाओ घर जाओ, अब 6-7 महीने आराम करो। ऐसा कभी नहीं होता है। शांति के समय में युद्ध की तैयारी की जाती है। यह सबसे बड़ी डिप्लोमेसी का पार्ट है, सबसे बड़े वॉरफेयर का पार्ट है। तो सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है और उनके जो लेटेस्ट वेपन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं और भी जो भी आधुनिक युद्ध होते हैं, तो गोला बारूद, टैंक्स, उन सब से उनको लैस करना पड़ता है और साथ ही लैस करना पड़ता है इंफॉर्मेशन से। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन, बिना डेटा एनालाइज करते हुए कोई भी फोर्स आगे नहीं बढ़ सकती है। अभी कल ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और वहां के रक्षा मंत्री भारत में आए हैं और बेका ट्रीटमेंट किया है। BECA, बेका ट्रीटमेंट, एक प्रकार का हमारा एग्रीमेंट है वो उनसे। तो हमारे पास वो टेक्निक आ जाएगी, उसके सिग्नेचर हो चुके हैं कल। हमारे पास वो टेक्निक आ जाएगी कि हम अमेरिकन सैटेलाइट्स के से रिलेटेड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन यूज कर पाएंगे जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले टारगेट को चुन सकते हैं और आसपास के देशों की सेना की 24 घंटे इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, उन पर वॉच रख सकते हैं। अगर ये टेक्निक हमारे पास पहले आ जाती तो चाइना गलवान वैली में चुपके से चोरी से एंटर नहीं कर पाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चाइना को हमने वहां पे पेल रखा है, बुरी तरह से चारों तरफ से घेर रखा है और इस प्रकार से घेर रखा है कि चाइना निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता। 1962 और 2020 में रात दिन का अंतर है। चाइना भूल गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको जनरल सेक्रेटरी ही बोलता हूं, प्रेसिडेंट कम बोलता हूं, जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग,
उनको बड़ा आघात लगा है इस चीज से कि भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने इतना स्ट्रांग तरीके से उनको प्रतिकार किया है, उत्तर दिया है। वो देंगे, आगे भी आवश्यकता पड़ी तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग वे से हम शक्तिशाली या ताकतवर बनकर उनको जवाब देंगे। कैसे? अक्साई चीन को उन्होंने 1962 में हमसे छीन लिया। उस समय की हमारी सरकारें और हमारे जो लीडर्स थे वो कमजोर थे, तो हाथ जोड़े खड़े रहते थे, कहते थे ठीक है 38,000 किलोमीटर चला गया, बैरन है वो, किसी काम का नहीं है, घास फूस भी नहीं उगती वहां पर। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये आपकी अदूरदर्शिता और आपकी कमजोरी है, राजनीतिक कमजोरी है, जो उस समय 1948 से 1962 तक हमने कश्मीर का बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान और चाइना को एक प्रकार से गिफ्ट कर दिया। मैं तो एज पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कहता हूं कि गिफ्ट कर दिया। हमारी सरकारें चाहती ही नहीं थी युद्ध करना, हमारी सरकारें चाहती ही नहीं थी कि कश्मीर भारत में मिले। ये तो कश्मीर के और भारत के लोगों का प्रेशर था जिसके कारण से वहां पर फोर्सेस उतारी गई और अनफॉर्चुनेटली जीती हुई सेना के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री यूएन में चले गए, पीस का एक अहिंसा और शांति का संदेश लेते हुए, सफेद सफेद कबूतर उड़ाते हुए। ये हमारे देश के फेवर में नहीं रहा और उस समय के बोए हुए बबूल के कांटे आज तक हम भोग रहे हैं, आज तक भोग रहे हैं। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने दबा रखा है कश्मीर का, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने दबा रखा है। क्या किया था आज तक हमने? आर्मी हमेशा जीतती रही, 48 में भी जीती, 65 में भी जीती, 71 में भी जीती, 99 में भी कारगिल जीती, लेकिन हमारी सरकारें टेबल पर हारती रही। विशेषकर 1971 का जो वॉर था पाकिस्तान से, वे 93,000 लोगों को, वहां के सैनिकों को हमने सरेंडर कराया था, नील डाउन कराया था, घुटनों के बल, स्टार्स उतरवा के, बेल्ट उतरवा के, पैंट उतरवा के, सब पैरों पे बिठवा दिया था। जनरल नियाजी और अरोड़ा साहब के बीच में जो समझौता हुआ था, जगदीश सिंह अरोड़ा जो हमारे उस समय जनरल थे वहां पर, उनके बीच में जो समझौता हुआ था वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी की संख्या थी, 93,000, जिसको सरेंडर कराया था। और बिना उसको कैश किए हुए हमने उन लोगों को 1-1.5 साल खिलाया पिलाया और पाकिस्तान को वापस कर दिया। उसमें किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग नहीं की गई। क्यों नहीं कहा गया कि कश्मीर का पार्ट हमें वापस दें, तब हम आपको ये 93,000 आपके सोल्जर्स वापस करेंगे, अदरवाइज इनको गुलाम बना के यहां पर रखेंगे। यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता की कमी थी। तो ये इरेगुलर फोर्सेस है। फिर सपोर्ट ऑफ लोकल अनरेस्ट। अब लोकल अनरेस्ट पैदा किए जाते हैं। किसी भी देश में अशांति पैदा करने के लिए बाहर के देश कई प्रकार के मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उत्पीड़न वाले मामले प्रोपेगेंडा के रूप में चलाते हैं और उस देश विशेष में अनरेस्ट या अशांति पैदा करते हैं, जिससे वहां पर एनार्की की स्थिति पैदा हो सके। ये प्रयास भारत में भी होते रहे हैं। समय समय पर विभिन्न किस्म के दंगे कराए गए हैं। जो CCA और कॉमन अपने सिटीजन एक्ट था, उसको रोकने के लिए शाहीन बाग के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया वो बाहर के लोगों के द्वारा ही मदद किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भी तो बहुत बुकिए हुए हैं ना, वो भी तो इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरों को और उसके लिए कैश मिलता है उनको। जमीर बेचना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, और जमीर बेचकर जिंदा रहना
बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जैसी है। तो ये स्पेशल सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल मिसगाइड कर कर, उनको मिस इंफॉर्मेशन देकर अनरेस्ट पैदा करना, सोसाइटी में अशांति पैदा करना। फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करके, इंफॉर्मेशन या जानकारी या डेटा गैदर करके, इकट्ठा करके यहां पर इनको यूज करना प्रोपेगेंडा के रूप में, विभिन्न किस्म की गलतफहमियां फैलाना। और आजकल तो सोशल मीडिया इसमें बहुत एक्टिव है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं इन सब चीजों में। प्रोपेगेंडा फैलाने में एक बहुत बड़े स्कूल्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो इस विशेष किस्म के लोग जो इनको हैंडल करते हैं, वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस का मिसयूज करते हुए देश में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद है डिप्लोमेसी। यहां देखिए, मैंने डिप्लोमेसी लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी। जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो हमारे जो विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्रालय होते हैं, और उनके बीच में जो जासूसी संस्थाएं होती हैं, जैसे रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, सीआईडी है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इनको एक्टिव रहना, 24 घंटे एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ही दुश्मन देशों की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और अपने विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो शेयर करते हैं। डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं इसकी बिहाफ में, कि किस देश से हमको कैसे संबंध रखने हैं, कब तक रखने हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट उसमें क्या है। क्योंकि आजकल जो नया एक जो ग्रुप बन रहे हैं, जियोपॉलिटिकल ग्रुप जो बन रहे हैं, उसमें बड़ी तेजी से बदलाव आया है। भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में क्वाड की स्थिति बनी है, मतलब चतुर्थांश, 4 देश एक साथ बनते हुए, और ये पूरे के पूरे हिंद महासागर और पैसिफिक या प्रशांत महासागर की स्थिति को समझने और चीन से उनकी रक्षा करने के लिए बने, क्योंकि चीन का एक्सपेंशन बहुत तेजी से वो चाहता है। वो कई देशों की सीमा को हड़प चुका है, हाई या ऊंची रेट पर कर्जा देकर वहां के लैंड्स को, वहां के द्वीपों को, वहां के बंदरगाहों को 100 या 150 या 200 ईयर्स के लिए लीज पर लेने का एक प्रकार का तरीका होता है। लीज का मतलब है कि गया वो एरिया, वो द्वीप, वो बंदरगाह हमेशा के लिए गया। अब आप उस देश विशेष से उसको नहीं छुड़ा सकते जब तक आप खुद इतने सशक्त ना हो कि वहां से उनको भगा नहीं सके या उनका कर्जा नहीं उतार सके। तो डिप्लोमेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस समय बहुत हमारे पास जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के पास में, वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। वो बहुत शांति से काम करते हैं, बिना किसी चीज चिल्लाहट से, बिना किसी शो ऑफ से, शांति से अपने काम करते हैं। साइबर अटैक की हमने बात की। साइबर अटैक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि विभिन्न देशों या संस्थाओं के डेटा को चुरा लेना, जानकारियों को चुरा लेना, इंफॉर्मेशंस को हैक कर लेना, जिसे हम हैकिंग ऑफ डेटा के नाम से भी जानते हैं। और इस साइबर अटैक को रोकने के लिए भी विशेष किस्म की फोर्सेस बनाई जाती है, जो इससे रिलेटेड साइबर क्राइम भी है। आप देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो इन इंफॉर्मेशंस का भी बहुत उपयोग करते हैं सोसाइटी में, चोरी के लिए, डकैती के लिए, अनरेस्ट पैदा करने के लिए, मर्डर के लिए, हत्याओं के लिए। तो इस साइबर अटैक को रोकने के लिए हमारे संस्थान, हमारे देश ने या प्रत्येक देश ने एक विशेष किस्म की टास्क फोर्स स्थापित की है, जो हाईली टेक्निकल, कंप्यूटर फ्रेंडली लोग इसमें होते हैं, जो अपने डेटा को तो बचाते ही हैं, दूसरे देशों के डेटा को चुरा के लेके आते हैं। अब ये दोनों तरफ से होता है, हर देश इसमें इन्वॉल्व होता है, सिर्फ भारत ही नहीं,
चीन ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, यूएसएसआर ही नहीं या रशिया ही नहीं, हर देश अपनी सिक्योरिटी चाहता है और बाहर के देशों की इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक चाहता है, जिससे वो उनको कैश कर, उस इंफॉर्मेशन को कैश कर सके वॉर के समय या पीस के समय किसी भी रूप में, डिप्लोमेटिक वे से या किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट करके, दबाव बनाकर अपनी बातों को मनवा सकें। जैसे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो नॉन प्ले एक्टर हैं, नॉन स्टेज एक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं उन सरकारों से भी जुड़े रहते हैं और अपना रोल भी अदा करते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो इन प्रकार के नॉन स्टेज प्लेयर्स को बहुत पाल के रखता है। वहां पर पता नहीं 50-100 से भी अधिक टेररिस्ट ग्रुप हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार के इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं। अब कैसे इनको समझाया जाए कि टेररिज्म से किसी भी मजहब का भला नहीं होता है, मानवता का भला नहीं होता है। अशोक महान ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तो वो तलवार के ऊपर नहीं किया था, वो शांति से अपना संदेश लोगों तक लेके जाते थे, भिक्षु लोग, और लोग बुद्ध धर्म को अपनाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वो तलवार के बिहाफ पर, उन्होंने तलवार के आधार पर, डंडे के आधार पर जोर जबरदस्ती से बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया था, शांति से किया था। तो शांति से भी अपनी बात कही जा सकती है और मनवाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हाथ में तलवार या बंदूक हो। फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वॉरफेयर है। पाकिस्तान को हमने सबक सिखाने के लिए चारों तरफ से उसको इकोनॉमिकली बहुत वीक करने का प्रयास किया और उसमें हमारा देश काफी सफल रहा। हर देश चाहता है कि हम इकोनॉमिक वे से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड हों और दूसरे देशों को, जो दुश्मन देश हैं, उनको इकोनॉमिकली कमजोर करें। आज चाइना इतनी दादागिरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली और फेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण से आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत होता हुआ चला गया और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते ही और पैसा आ गया एकदम भिखारी के पास, तो वो तो आसमान में थूकने लगता है। ऐसा ही हाल चाइना का है इस समय। फिर रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस की हमने बात की थी अभी। कुछ विशेष किसकी जो टास्क फोर्सेस बनाई जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही काम करती हैं, जैसे माउंटेन के ऊपर काम करने वाली फोर्सेस, वो माउंटेन पे ही काम करेंगी और पर्टिकुलर टाइम में ही काम करेंगी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पूरे साल होगी। ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया भी है ये बात कि पीस के समय में हमेशा सेनाएं, आर्मी युद्ध की तैयारी में लगी रहती है और यही सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट होता है कि वो हमेशा तैयार रहती हैं, फिट रहती हैं, नए वेपन्स, नई टेक्नोलॉजी जो भी आती हैं उनका उपयोग करती हैं, उनको लेती हैं। आप देखिए पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड उठा के देखिए कि हमारे देश ने लेटेस्ट वेपन्स लेने की कोशिश की है और कोशिश ही नहीं की, उनको अपने देश में बनाने भी लगे हैं हम। एरोप्लेन्स बना रहे हैं हम, मिसाइल्स बना रहे हैं हम, रॉकेट्स बना रहे हैं हम, टैंक्स बना रहे हैं हम, फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं हम, शिप्स बना रहे हैं, पनडुब्बियां बना रहे हैं जो कि वॉर अफेयर्स में, वॉर के समय में बहुत उपयोगी होती हैं और वो परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम है। तो ये रेगुलर फोर्सेस भी इस प्रकार से काम करती हैं और एक पूरा का पूरा एक सर्किल जो हाइब्रिड वॉरफेयर का बनता है वो आपके सामने मैंने ये रखा है। अब मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। ये जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड चाइना, इसको हमने यहां पर बैन किया क्योंकि ये यहां के लोगों का
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो उच्च स्थिति में बैठे हैं, प्रशासनिक या राजनीतिक स्थिति में उच्च स्थिति में, इनके डेटा चुराते थे और छोटे डेटा चुराकर असेंबल करके उनको जोड़कर एनालाइज करना और पड़ोस के देश की अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन निकालना, वो ये कंपनी काम करती थी, जिनहुआ डेटा कंपनी, जिसको बाद में 2018 में हमने बैन किया था, यहाँ 18-19 में बैन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बड़े लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन ये चुराते थे और उनका मिसयूज करते थे अनरेस्ट पैदा करने के लिए सोसाइटी में। इसको बैन किया और 100 से ज्यादा जो चाइनीज सॉफ्टवेयर थे, जो उनके जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे यहां पर, उनको भी हमने यहां पर बैन किया। तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कदम भारतीय सरकार ने चाइना के खिलाफ उठाए और पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। अब इसका भंडाफोड़ किसने किया था? आप देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने सितंबर 15, 2020 को 15 सितंबर 2020 को चाइना इज वॉचिंग, इसका जो टाइटल था इस पूरे के पूरे आर्टिकल का, चाइना इज वॉचिंग हाइब्रिड वॉरफेयर, व्हाट डेटा दे कलेक्ट, व्हाई, कॉज फॉर कंसर्न, कि किस प्रकार की जानकारियां वो प्राप्त करते हैं और उन जानकारियों को का उपयोग या दुरुपयोग क्या करते हैं, उनका कंसर्न क्या है। एक बहुत बड़ी खबर या कहें कि स्कूप के फॉर्म में आई थी, जिससे भारतीय सरकार के कान खड़े हुए थे और इस कंपनी को बैन किया था, जो मैंने यहां पे लिखा है, जिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बैन किया था। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और बर्निंग टॉपिक है हाइब्रिड वॉरफेयर का, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों प्रकार से काम करता है और अधिक से अधिक दुश्मन देशों की या आसपास के देशों की ये दुनिया की जानकारियां, इंफॉर्मेशन, डेटा गैदर करता है और उनको एनालाइज करके, उनका विश्लेषण कर कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं और वो कंक्लूडेड जो पार्ट्स होते हैं उनका उपयोग करके हम विदेश नीति को और अपनी सेनाओं की या देश की रक्षा करने में उसका उपयोग करते हैं। बहुत से कंट्रीज का दुरुपयोग भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने ये हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हम भी ये करते हैं और करना भी चाहिए। हम कोई वो दूध के दूल्हे थोड़ी हैं। दूध के दूल्हे तब तक रहे जब तक दुनिया हमें जूते मारती रही। 800 से 1000 साल और उससे भी ज्यादा समय तक हमको गुलाम बना के रखा। लेकिन अब जगने का टाइम हो गया है। अब हिंदुस्तानी जग चुके हैं और जग चुके हैं, इस प्रकार से जग चुके हैं कि अब चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे टर्की हो, एर्दोगान आजकल बहुत ज्यादा उछल रहे हैं वो नए खलीफा बनने के लिए, हम सब की बोलती बंद करने में सक्षम हैं और करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।